जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/drarshi खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। अमेरिकी डीजे और रैपर खालिद ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अमेरिकी बॉक्सर माइक टाइसन के साथ उम्रा करते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में सऊदी अरब के मक्का में माइक टाइसन और खालिद काबे में उम्रा करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि फॉर्मर हैवी वेट चैंपियन माइक टाइसन ने 1992 की जेल में वक्त बिताने के दौरान इस्लाम कबूल कर लिया था। इस वीडियो को शेयर करते हुए डीजे खालिद ने लिखा है कि जिस पल मैं मक्का पहुंचा मेरी आंखें खुशी से भर आईं। जिंदगी भर मैं दुआ करने और अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए मक्का आना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ फीफा वर्ल्ड कप में मोरक्को के सेमीफाइनल में पहुंचने को एक मुसलमान मुल्क की जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है और तमाम लोग इसे मजहब से जोड़ने को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। वही माहौल कुछ कुछ भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के जैसे हो गया है, जहां कुछ सियासी तमाशेबाज अक्सर इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच के दौरान भी कई बार मजहब को मुद्दा बनाने से नहीं चूकते हैं। वैसे अगर सिर्फ खेल की बात करें तो मोरक्को ने उस पुर्तगाल को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पेपे, ब्रूनो फर्नांडेज, बर्नार्डो सिल्वा और रूबन डियास खेल रहे हैं। इस फीफा टूर्नामेंट में मोरक्को ही अकेला मुस्लिम मेजॉरिटी आबादी वाला मुल्क है जो यहां तक पहुंचा है। ऐसे में मोरक्को के लिए जमकर एटलस लाइन के नारे लगे। आपको बता दूं कि मोरक्को की टीम को एटलस लाइन भी कहते हैं क्योंकि ये शेरों की एक खास नस्ल है जो उत्तरी अफ्रीका में पाई जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये जश्न अंडरडॉग टीम के इतने आगे तक आ जाने का तो है ही, लेकिन अरब और इस्लामिक मुल्क इस बात का भी जश्न मना रहे हैं कि एक मुसलमान मुल्क टूर्नामेंट में इतने आगे आया है। लेकिन कई लोग इसे मजहब से जोड़कर ना देखने की बात भी कर रहे हैं। जब ग्रुप मैच में बेल्जियम को मोरक्को ने हराया था तो इसके बाद टीम के कुछ खिलाड़ियों ने मैदान में ही सजदा किया। इस तस्वीर को खूब शेयर किया गया। मोरक्को की आबादी 98% इस्लाम को मानने वाली है। इसके खिलाड़ी हर गोल और जीत के बाद इबादत में सर झुकाते हैं। खैर दोस्तों, मजहब और खेल दोनों अलग मुद्दा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से भारत में चल रहे सियासी तमाशे में मजहब ही सबसे अहम मुद्दा है। दरअसल अब बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने रामपुर के बाई इलेक्शन में समाजवादी पार्टी की हार को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच मिली भगत की आशंका जताई है। कल यानी संडे को उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा बाई इलेक्शन में समाजवादी पार्टी की हुई जीत, लेकिन रामपुर विधानसभा उपचुनाव में आजम खान की खास सीट पर फुल प्लानिंग के तहत कम वोटिंग करवा करके समाजवादी पार्टी की यहां पहली बार हुई हार पर यह चर्चा काफी गर्म है कि कहीं ये सब समाजवादी पार्टी और बीजेपी की अंदरूनी मिली भगत का ही नतीजा तो नहीं। एक और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि इस बारे में खासकर मुस्लिम कम्युनिटी को काफी सोचने समझने की जरूरत है ताकि आगे होने वाले चुनाव में धोखा खाने से बचा जा सके। मायावती ने आगे लिखा है कि खतौली विधानसभा की सीट पर बीजेपी की हुई हार को भी लेकर वहां काफी शक बना हुआ है। यह भी सोचने की बात है। दोस्तों, 8 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट पर हुए बाई इलेक्शंस के नतीजे आए थे। समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले रामपुर सदर से बीजेपी के आकाश सक्सेना ने समाजवादी पार्टी के आसिफ रजा को हराकर उस सीट पर बीजेपी का झंडा फहरा दिया है। वहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। बीते 4 दशक के दौरान ज्यादातर वक्त इस सीट पर आजम खान की फैमिली का कब्जा रहा है। अब बीजेपी ने इस सिलसिले को तोड़ दिया है। कैसे तोड़ा है, ये अपने आप में एक मुद्दा है।
आंकड़ों पर नजर डालें तो रामपुर में पिछले कुछ चुनाव के दौरान वोटिंग परसेंटेज में लगातार कमी आती दिख रही थी। साल की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट पर 56% मतदान हुआ था, जो इसी साल लोकसभा बाई इलेक्शन में, जिसमें रामपुर विधानसभा सीट शामिल है, घटकर 41% रह गया और अब इस विधानसभा सीट पर वोटिंग परसेंटेज गिरकर 33.83% हो गया। रामपुर उपचुनाव में 33.94% वोटिंग हुई थी। कम वोटिंग के लिए समाजवादी पार्टी ने चुनाव में धांधली और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पर लोगों को वोट नहीं डालने जैसे इल्जाम लगाए हैं। समाजवादी पार्टी के एक डेलीगेशन ने लखनऊ में इलेक्शन कमीशन को शिकायत का खत भी दिया है। समाजवादी पार्टी ने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पर वोटर्स को डराने धमकाने के इल्जाम भी लगाए हैं। तो आपको बता दूं कि रामपुर विधानसभा सीट पर 1980 यानी 1980 से लेकर 2022 के बीच सिर्फ 1996 के इलेक्शंस को छोड़कर आजम खान ने लगातार जीत हासिल करी थी। 1996 में वो कांग्रेस के उम्मीदवार अफरोज अली खान से चुनाव हार गए थे। आजम खान 10 बार इसी सीट से विधायक रहे हैं। 2019 में आजम खान रामपुर संसदीय सीट से सांसद इलेक्ट हुए, तो इस सीट पर हुए बाई इलेक्शन में उनकी वाइफ डॉक्टर तंजीन फातिमा जीत गई थी। 2022 विधानसभा चुनाव के फौरन बाद हुए लोकसभा उपचुनाव और अब विधानसभा उपचुनाव में लगातार दूसरी बार आजम खान के करीबी आसिम रजा को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं बात अगर मायावती की करें तो रामपुर उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। मायावती के इस चुनाव न लड़ने का सीधा फायदा बीजेपी को हुआ है। इससे पहले जून 2022 लोकसभा उपचुनाव में भी मायावती ने रामपुर में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था, जिसके चलते बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई थी। वहीं दूसरी तरफ इस बार बीजेपी को रामपुर के नवाब खानदान का साथ भी मिला। नवाब कासिम अली खान ने कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी उम्मीदवार का साथ देने का फैसला किया, जिसके बाद उन्हें कांग्रेस से 7 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। नवाब खानदान की रामपुर में अपनी सियासी पहचान है। वो सियासी तौर से काफी एक्टिव हैं और तकरीबन हर चुनाव लड़ते आ रहे हैं और कई बार जीते भी हैं। उनका भी रामपुर में अपना वोट बैंक है, जिसका फायदा बीजेपी के उम्मीदवार आकाश सक्सेना को मिला है। वहीं बताया जा रहा है कि बीजेपी ने मुसलमानों में पैठ बढ़ाने के साथ साथ विरोधी खेमे की रणनीति जानने पर भी काम किया। रामपुर उपचुनाव में इस बार आजम खान के करीबी और मीडिया इंचार्ज रहे फसाहत अली शानू ने लास्ट मोमेंट में बीजेपी का दामन थाम लिया था। उनके साथ और भी करीबी नेताओं ने बीजेपी की मेंबरशिप ली, जिसके चलते चुनाव में समाजवादी पार्टी और आसिम रजा को वोटों का भारी नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने बहुत प्लानिंग के साथ आजम खान के साथ जो सेकंड लाइन के लोग थे उन सबको तोड़ लिया या अपने पास मिला लिया। उनके साथ साथ आजम खान के कैंपेन के राज भी बीजेपी में चले गए। आजम खान कहां जाते थे, किससे मिलते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं, कौन उनका साथी है, इन सब के जरिए बड़ी तादाद में मुसलमानों के यहाँ बीजेपी का जाना, रोजाना प्रोग्राम करना, उनके यहाँ लोगों को बुलाना और अपनी बात रखने का काम हुआ। जानकारों के मुताबिक 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से आजम खान बीजेपी के निशाने पर रहे। उन पर कई मुकदमे दर्ज होते गए और उन्होंने काफी वक्त जेल में भी बिताया। फिलहाल वो और उनका पूरा परिवार जमानत पर बाहर है। वहीं कुछ जानकारों का मानना है कि आजम खान से लोग इनडिफरेंट मतलब उदासीन भी चल रहे थे और वोटिंग कम होने की एक वजह यह भी थी कि ये बाई इलेक्शन साल का तीसरा चुनाव था। लोग नाराज थे कि आजम खान एमपी बन गए, फिर उन्होंने इसे छोड़ दिया और फिर एमएलए बन गए, फिर उनकी मेंबरशिप छिन गई, तो फिर पब्लिक वोट डाले, मतलब पब्लिक बस यही करती रहे। खैर, चुनाव जीतने के बाद आकाश सक्सेना ने कहा है कि रामपुर में ऐतिहासिक नतीजा आया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की 34,000 यानी 34,000 से ज्यादा वोटों से जीत हुई है। इसके लिए रामपुर के हिंदू, रामपुर के मुसलमान सभी भाइयों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं और यकीन दिलाता हूं कि जिसके लिए उन्होंने मुझे चुना है मैं उस पर खरा उतरूंगा।
आकाश सक्सेना ने जो जीत हासिल करी उसकी अहमियत का अंदाजा भी उनको है। इसीलिए चुनावी नतीजों के ऐलान के बाद उन्होंने कहा था कि पहली बार आजादी के बाद विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की जीत यहां हुई है। रामपुर सदर ऐसी सीट है जहां 70% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। आप सभी ने आज योगी सरकार पर जो भरोसा जताया है, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। रामपुर में 1980 के बाद से हिंदू और मुसलमानों के बीच जो खाई पैदा करी गई थी, उस खाई को मिटाने का काम करूंगा और एक नए रामपुर का विकास करूंगा। खैर, भारत में अब जब भी विकास वर्ड का इस्तेमाल होता है तो नरेंद्र मोदी का जिक्र तो जरूरी हो जाता है, जबकि भारत के इतिहास में नरेंद्र मोदी जैसा नाकाबिल प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी कल ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बहाने नागपुर आए और टैक्स पेयर्स के पैसे की फिजूल खर्ची के लिए अपोजिशन को कोसा। अब दिलचस्प बात यह है कि जिस टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस पर रिपोर्ट लिखी है, उसी में फुल पेज का विज्ञापन यानी एक एडवर्टीजमेंट है। इसका खर्च टैक्स पेयर्स ही उठाएंगे। प्रधानमंत्री इन्हीं टैक्स पेयर्स की जेब काट कर जहाज से दिल्ली से नागपुर आते हैं, देश की छठी वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने के लिए, जो कि उनका काम है ही नहीं। ये काम रेलवे मिनिस्टर का है, लेकिन सियासी तमाशा ये है कि नरेंद्र मोदी को दिखाना है कि वो ये काम कर रहे हैं। काउंटर से टिकट खरीदने और छुट्टी के दिन संडे को स्कूली बच्चों के साथ मेट्रो में सफर करने के पीछे प्रोपेगेंडा के असर को भी बखूबी जानते हैं। नरेंद्र मोदी बखूबी जानते हैं कि गोदी मीडिया को कुछ टुकड़े फेंक कर प्रोपेगेंडा के सहारे जनता के पैसों की इस बर्बादी को कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ही कैबिनेट में क्रेडिट लेने की लक्ष्मण रेखा खींची हुई है। इसीलिए जो काम रेल मंत्री और गडकरी को करना चाहिए था, उसे प्रधानमंत्री करते हैं। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी को यह भी मालूम है कि ऐसे हर मौके पर सियासी तमाशे के तहत नेहरू की कांग्रेस को कहां और किस तरह घसीटना है। मतलब उस फेलियर बच्चे की तरह जो हारने के बाद अपने कॉम्पिटिटर पर खिसियाता है, अपनी कमियों को उस पर मढ़ देता है। वहीं दूसरी तरफ साहेब ने चुन चुन कर अपने ही जैसे निकम्मे और हारे हुए लोगों को बड़े पदों पर बिठा रखा है। मसलन आरबीआई गवर्नर एक ही बयान में कहते हैं कि महंगाई के सबसे बुरे दौर को भारत पीछे छोड़ आया है, फिर कहते हैं कि महंगाई अभी संभली नहीं है। दरअसल महंगाई आरबीआई के काबू से बाहर हो चुकी है। ये बात ना प्रधानमंत्री कह सकते हैं, ना ही गवर्नर साहब, क्योंकि इससे दोनों का निकम्मापन जाहिर हो जाएगा। इन हालातों में पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए नया नया सियासी तमाशा किया जाता है, जिसके चलते सड़क, रेल और एयरपोर्ट के ठेके में लूट और उनके कारोबारी दोस्तों की हिस्सेदारी पर पर्दा पड़ा रहता है। वहीं लगातार हार के बाद भी बेशर्मी की मोटी खाल ओढ़े शख्स को क्रिटिसिज्म से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देश की गुलाम मीडिया, इंस्टीट्यूशंस, बाजार और 35% पब्लिक उसका सपोर्ट कर ही रही है। इस बेशरम सियासी तमाशे की बुनियाद 8.5 साल पहले डाली गई थी, जिसमें सत्ता अहम है, चाहे वो इमोरल तरीके से हथियाई गई हो, जैसे ताजा एग्जाम्पल है आजम खान की रामपुर सीट। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।